गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सराफत अली और हम पढ़ रहे थे श्रोडिंगर अवकल समीकरण बीसी थर्ड ईयर जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें सेकंड यूनिट। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था कि त्रिविम में जो कण की गति होती है उससे संबंधित आइगेन मान और आइगेन फैक्टर हमने निकाले थे। ऊर्जा का हमने लास्ट समय जो त्रिविम के अंतर्गत होता है हमने ऊर्जा का आइगेन मान निकाल लिया था। और वो हमने किसके लिए निकाला था? एक घन के लिए निकाला था जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। हमने वहां पर a बराबर b बराबर c लिया था घन के लिए और वहां पर हमने क्या निकाला था? ऊर्जा का आइगेन मान निकाला था। वो हमारे पास क्या आया था? ऊर्जा का जो आइगेन मान आया था हमारे पास वो आया था nx का स्क्वायर ny का स्क्वायर nz का स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m a का स्क्वायर। ये हमारे पास आई थिंक समीकरण ए आई थी। इस समीकरण को क्या कहते हैं? ऊर्जा का आइगेन मान कहते हैं। हमने ई से इसको डिनोट किया था। ये जो समीकरण है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा का आइगेन मान कहलाती है। अब जो ऊर्जा का आइगेन मान है इसके द्वारा जब हमने एक विमीय बॉक्स के अंतर्गत जब हमने कण की गति पढ़ी थी तो उसके अंतर्गत हमने मूल अवस्था में ऊर्जा निकाली थी। इसी प्रकार हम यहाँ भी क्या करेंगे? मूल अवस्था में ऊर्जा निकालेंगे, वो फाइंड करेंगे वो कितनी आती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? ऊर्जा का आइगेन मान आ गया। अब ऊर्जा का आइगेन मान आ गया, हम यहाँ से क्या करेंगे? उसके लिए मूल अवस्था में ऊर्जा निकालेंगे। मूल अवस्था के लिए nx, ny और nz तीनों का मान क्या होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। तो वहां हम अगर इनकी वैल्यू रखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? मूल अवस्था में ऊर्जा आ जाएगी। वो किसको डिनोट करेगी? त्रिविम बॉक्स के अंतर्गत जो कण की ऊर्जा को डिनोट करेगी वो क्या कहलाएगी? अपभ्रष्ट आइगेन मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपभ्रष्ट आइगेन मान कहलाएगा। मूल अवस्था में जो ऊर्जा आएगी वो क्या कहलाएगी? अपभ्रष्ट आइगेन मान कहलाएगा। ऊर्जा का अपभ्रष्ट आइगेन मान कहलाएगा। तो मूल अवस्था में ऊर्जा, ये समीकरण एक किसको डिनोट कर रही थी? त्रिविमीय बॉक्स के अंतर्गत उपस्थित कण की आइगेन ऊर्जा को डिनोट कर रही थी। अब हमारा सब टॉपिक पॉइंट है मूल अवस्था में कण की ऊर्जा। मूल अवस्था में कण की ऊर्जा क्या होगी? हम वहां पर nx, ny और nz के मान क्या लेंगे? एक लेंगे। nx, ny और n बराबर क्या? एक। ये मूल अवस्था की कंडीशन है। nx, ny और nz का मान एक हो तब E कितना होगा? E कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। सीधा यहाँ से लिखो तो ये रहा। ये एनर्जी जो हमारी आएगी वो कितनी होगी? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 3 पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m a का स्क्वायर। अब जो ये मूल अवस्था में जो ऊर्जा आती है ये कहलाती है अपभ्रष्ट आइगेन मान कहलाता है। किसका? ऊर्जा का। जब हम ऊर्जा का निकाल रहे हैं तो ये कहलाएगा ऊर्जा का अपभ्रष्ट आइगेन मान कहलाएगा। हम यहाँ पर इसको डिनोट करने के लिए nx, ny, nz का मान एक होता है। हमने यहाँ पे E को जब डिनोट किया था तो यहाँ लिखा था nx, ny और nz। यहाँ पे लिखते हैं 1 1 1 1 1 की कंडीशन में इसका जो मान आया वो क्या कहलाएगा? मूल अवस्था में कण की ऊर्जा कहलाएगी E1 1 1 3 पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। अब ये जो E11 है ये जो मान है वो क्या कहलाता है? अपभ्रष्ट आइगेन मान कहलाता है। ये जो समीकरण थी वो क्या थी? आइगेन मान की समीकरण थी। जब यहाँ पर nx, ny और nz का मान क्या हो? एक एक हो तो वो मान क्या कहलाता है? अपभ्रष्ट आइगेन मान कहलाता है। यहाँ E1 1 1 बराबर क्या कहलाएगा? अपभ्रष्ट आइगेन मान। क्या कहलाएगा? अपभ्रष्ट आइगेन मान कहलाता है। अब
ये तो था पहला केस जब nx, ny और nz तीनों के मान क्या हो, एक हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि nx और ny का मान तो क्या हो, एक हो, लेकिन nz का मान क्या जाए, 2 हो जाए। दूसरी कंडीशन जब ny का मान 2 हो जाए, या एक ये हो सकता है कि nx का मान कितना हो जाए, 2 हो जाए। तीनों में से किसी एक का 2 हो जाए, उस कंडीशन में जो एनर्जी है वो क्या आती है, ये तो मूल अवस्था की हो जाती है। यदि nx बराबर 1, ny बराबर 1, लेकिन nz बराबर क्या ले लूँ, 2 ले लूँ। एक एक तो लेने का कोई मतलब नहीं है, हमने तीनों में एक एक ले लिया। फिर हम एक को चेंज करें, nz बराबर हमने क्या लिया, 2 लिया, तो उस कंडीशन में जो ऊर्जा का आइगन मान है वो क्या आएगा। तो E पहले x का nx, ny और nz कितना है, E1 1 2। यहाँ पे मान रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस nz की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट का स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। तो E1 1 2 का मान कितने का, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों कितने 2 हो गए, प्लस 2 का स्क्वायर 4, टोटल कितने हो गए 6। तो 6 पाई स्क्वायर h कट का स्क्वायर अपॉन 2m a का स्क्वायर है। ये कितना आ गया, E1 1 2 आ गया हमारे पास, कितना आ गया, E1 1 2 आ गया। इसी प्रकार जब हमने nx का मान 1 लिया, ny का मान 1 लिया, nz का मान 2 लिया, अब हम क्या करें, nx का मान 1 लेंगे, nz का मान भी 1 लेंगे, लेकिन ny का कितना लेंगे, 2 ले लेंगे। उस कंडीशन में कितना आएगा, यदि nx बराबर 1, ny बराबर क्या 2 और nz बराबर 1, तब E1 2 1 का मान कितने का, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमने nx की जगह 1 रखा, ny की जगह 2, nz की जगह 1। तो उस कंडीशन में जो ऊर्जा का आइगन मान आएगा वो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 2 4, 4 1 5, 5 और 1 6, 6 पाई स्क्वायर h कट का स्क्वायर अपॉन 2 m a का स्क्वायर। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब nx का मान क्या हो, 2 हो। यदि nx बराबर 2, ny बराबर 1 और nz बराबर क्या हो, 1 हो। पहले हमने nz का मान 2 लिया था, फिर हमने ny का 2 मान लिया, और फिर हम ले रहे हैं nx का 2 मान ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो ऊर्जा का आइगन मान होगा वो क्या होगा, E2 1 1, वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट का स्क्वायर अपॉन 2 ma का स्क्वायर। तो E2 1 1 बराबर कितना आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 पाई स्क्वायर h कट का स्क्वायर अपॉन 2 ma का स्क्वायर। यहाँ पे 3 कंडीशन हमें मिली है जहाँ पर ऊर्जा का जो आइगन मान है वो समान प्राप्त हुआ है। 6 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, 6 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, 6 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma का स्क्वायर। जब सेट की वैल्यू क्या हो, 1 1 2, 1 2 1 और 2 1 1, उस कंडीशन में जो यहाँ पर मान मिले वो कितने मिले, 3 मिले हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगी, अपभ्रष्टता की कोटि कहलाएगी, जो ऊर्जा के मान की अपभ्रष्टता की कोटि कहलाएगी। ये अपभ्रष्ट आइगन मान एक ही होता है सिंगल, यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, अपभ्रष्टता की कोटि कहलाएगी। तो सेट जब हमारे पास क्या हो, E1 1 2 है, उस कंडीशन में जो ऊर्जा के 3 मान प्राप्त होते हैं, तो वहां पर यहाँ क्या है कि अपभ्रष्टता की कोटि कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। और इसके अलावा और अन्य केसेस में उसकी वैल्यू 6 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2 ma स्क्वायर कभी नहीं आएगी, 6 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2 ma स्क्वायर कभी नहीं आएगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है 3 E1 को डिनोट कर रहा है। जब हमने E1 निकाली थी एक विमीय कण के अंतर्गत, जब हमने E1 निकाली थी, जो मूल अवस्था में ऊर्जा निकाली थी, शून्य बिंदु ऊर्जा, वहां पर हमारे पास वैल्यू आई थी पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2 ma का स्क्वायर। क्या आई थी, यह आई थी। अगर उससे कंपेयर करें तो यहाँ पर E1 1 का मान कितना आ जाएगा, 3 E1, E1 1 2 का मान कितना आ जाएगा, 6 E1, ये भी 6 E1 और ये भी कितना आ गया, 6 E1। यदि हम यहाँ पर E1 के साथ, ये तो 6 के साथ आ गया, अगर हम यहाँ पे डिजिट बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, डिजिट और नंबर बढ़ाएं, अगर हम यहाँ पर nx ny और nz में किन्हीं 2 को 2 ले लें, किन्हीं 2 मान का ले लें, एक समान ले लें, तीसरे को अलग ले लें, तो उस कंडीशन में क्या आएगा। तो यहाँ पर जो अपभ्रष्टता की कोटि कितनी है, वो 3 है। तो ये भी साथ में पॉइंट लिख लीजिए, नोट
मुझसे 1 1 2 1 2 1 2 1 1 के लिए जो G या हम बोलेंगे अपवर्षता की कोटि कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। 3 के लिए क्या हो रहा है? मान समान प्राप्त हो रहा है। तो 6E1 के लिए अपवर्षता की कोटि कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। इसी प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे? NX का मान फिर लेंगे 2 लेंगे, NY का 2 लेंगे, लेकिन NZ के लिए 1 ले लेंगे। किन्हीं दो का मान 2 लेंगे और किसी एक का मान क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो हमें एक चीज ये याद रखनी है, हम इसके लिए एक तालिका भी बनाएंगे, ठीक है। तो जब हम ऊर्जा का मान क्या हो? 3E1 हो, उस कंडीशन में उसका अपवर्षता कोटि कितनी है? 1 है। यहाँ पर कितनी है? 3 है। तो इसी प्रकार जब 9E1 हो या हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएंगी, ठीक है। साथ में एक सारणी बना लेते हैं ताकि हमें ऊर्जा स्तर ले लेंगे इसमें और इसमें ले लेंगे अपवर्षता की कोटि ले लेंगे और इसमें जो सेट्स होंगे वो ले लेंगे, सेट ऑफ NX, NY और NZ, ठीक है, वो सेट ले लेंगे। जब ऊर्जा स्तर हमारा क्या था? 3E11 था, उस कंडीशन में यहाँ पर जो ऊर्जा स्तर है वो क्या हुआ? 3E1। ये वैल्यू कहाँ से? एक Vm के अंतर्गत E1 को डिनोट करती है। तो ऊर्जा स्तर 3E1 के लिए 3 ये किसकी वैल्यू है? E1 की वैल्यू जब हमने एक Vm पढ़ी थी तो 3E1 के लिए अपवर्षता कोटि कितनी है? 1 है। यहाँ पे सिर्फ एक मान आ रहा है, जो ऊर्जा का आइगन मान कितने प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। और जो यहाँ पे सेट जो प्राप्त हो रहा है वो हमारे पास कौन सा प्राप्त हो रहा है? 1 1 1 1 ही प्राप्त हो रहा है। दूसरा, जब हमारे पास ऊर्जा का जो मान है वो क्या प्राप्त हो रहा है? 6E1। यहाँ पे देखिए हमें कितना मान प्राप्त हो रहा है? 6। और ये जो बाकी की वैल्यू है वो E1 को डिनोट करती है। एक Vm के अंतर्गत हमने जो मूल अवस्था की ऊर्जा होती है वो होती है पाई स्क्वायर H² अपॉन 2m का स्क्वायर। अगर हम इसको यहाँ से लिखें, मैं इसको लिख सकता हूँ 3E1 और E1 बराबर पाई स्क्वायर H² अपॉन 2m²। यहाँ पे लिखेंगे 6E1, इसके लिए भी 6E1 और इसके लिए भी 6E1। तो इन तीनों कंडीशन में अपवर्षता कोटि कितनी होगी? 1 2 और 3। अपवर्षता कोटि कितनी होगी? 3 होगी। जो नंबर ऑफ सेट है वो क्या क्या होंगे? एक तो जब हमने लिया था 1 1 2 लिया था, दूसरा जो लिया था हमने लिया था 1 2 1 लिया था, तीसरा लिया था वो लिया था 2 1 और 1। नंबर ऑफ सेट कितने? 3 हो गए हमारे पास। 1 1 1 1 1 2 1 2 1 और 1 2 1 1। 3 हो गए नंबर ऑफ सेट। इसी प्रकार हम और चेंज कर रहे हैं। ऊर्जा स्तर में हम चेंज करेंगे NX, NY और NZ का मान हम और चेंज करेंगे। उस कंडीशन में क्या आती है? देखिए NX और NY का मान, यदि NX बराबर क्या हो? 2 हो, NY बराबर भी क्या हो? 2 हो, लेकिन NZ का मान कितना? 1। यानी 2 को तो हमने 2 2 ले लिया और 1 ले लिया। उस कंडीशन में ऊर्जा E 2 2 1 के लिए कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर H² अपॉन 2m²। 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 4 4 8 और 1 9। तो E 2 2 1 का मान कितना गया? 9 और साथ में क्या? पाई स्क्वायर H² अपॉन 2m²। अगर इसको मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 9E1। अब यदि NX का मान कितना हो? 2 हो, NY का मान कितना जाए? 1 हो जाए,
और एन जेड का मान कितना हो जाए 2 हो जाए, तो उस कंडीशन में भी जो मान आएगा E212 का मान कितना आएगा 9 E1 ही आएगा, वो कितना आएगा 9 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2m का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गए 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पे रखेंगे 2 2 दूनी 4 5 और 1 5 और 4 9, तो वो कितना आएगा 9 E1 आएगा। तो E21 का मान भी कितना आ गया 9 E1 आ गया और E22 का 1 का मान कितना आ गया ये आ गया। अब यदि क्या हो, यदि nx का मान तो कितना हो 1 हो, ny का मान 2 और nz का मान कितना हो 2 हो, तो उस कंडीशन में e का मान कितना आएगा 1 2 2 का मान भी कितना आएगा 9E1 ही आएगा। कितना आएगा 9E1 ही आएगा। तो यहाँ पर इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज नहीं है कि जहां पर इनका मान कितना है 9E1 आए। तो 9E1 ऊर्जा स्तर के लिए 9E1 ऊर्जा स्तर के लिए कितने मान हो गए 1 2 और 3, तो उसके लिए जो अपवर्षता की कोटि होगी वो कितनी होगी 3 होगी, और जो मान होंगे वो क्या क्या होंगे 2 2 1 2 1 2 और 1 2 2। ये किसके लिए जब ऊर्जा स्तर कितना हो 9E1 हो, उसके लिए अपवर्षता कोटि कितनी हो गई 3 हो गई। इसी प्रकार जो हम ऊर्जा स्तर है अगर उनके मान 9 के बाद में अगर हम ले कितना ले तीनों के मान क्या ले लें 2 2 ले लें, क्या ले लें 2 2 ले लें, तो उस कंडीशन में कितनी आएगी यदि हम nx ny nz के मान क्या ले लें, यदि nx ny और nz तीनों का मान क्या ले लें हम 2 ले लें, कितने ले लें 2 ले लें, उस कंडीशन में e का मान कितना आएगा E2 का मान कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। nx की वैल्यू हमने 2 ली, ny की वैल्यू 2 और nz की वैल्यू भी 2 ली है, पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2 m स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 4 4 दूनी 8 4 3 12, तो E22 का मान कितना आएगा 2 का मान कितना आएगा 12 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 m का स्क्वायर। अगर हम इसको E1 के फॉर्म में लिखें तो E22 का मान कितना आ गया 12 E1 आ गया, कितना आ गया 12 E1 आ गया। हम यहाँ से और मान चेंज नहीं कर सकते, हम nx का भी 2 लेंगे ny का भी 2 nz का भी 2, तो यहाँ पर जो 12 E1 ऊर्जा स्तर है कितना 12 E1 ऊर्जा स्तर है, उसके लिए सिर्फ हमें जो अपवर्षता की कोटि है वो कितनी प्राप्त होगी सिर्फ एक प्राप्त होगी, और जो उसके लिए सेट्स मिलेगा वो मिलेगा 2 2 2 मिलेगा, कितना मिलेगा 2 2 और 2 ही मिलेगा। अब यदि यहाँ पर ऊर्जा स्तर का मान और चेंज करें, यानी हम एक का तो 1 ले लें 2 ले लें, इसलिए कितना ले लें 3 ले लें, तब क्या होगा उस कंडीशन में क्या होगा यदि मैं nx का मान कितना ले लूँ 3 ले लूँ, ny का 2 ले लूँ और nz का कितना ले लूँ 1 ले लूँ, तो उस कंडीशन में ऊर्जा स्तर कितना आएगा ऊर्जा का मान कितना आएगा E321, तो उस कंडीशन में जो मान आएगा वो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2 m का स्क्वायर, 3 का 9 9 प्लस 4 13 13 प्लस 1 सॉरी 3 9 9 और 4 13 और 13 और 1 14, एक सेकेंड हाँ कितना आ गया 14 के लिए 14 और साथ में पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 3 3 9 9 4 13 1 14 2 m का स्क्वायर E2 3 2 1, और इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 2 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14 E1। तो हमें एक ऊर्जा स्तर और मिल गया 14 E1। इसके लिए क्या क्या मान होते हैं, एक तो nx = 3 2 और 1, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और 5 पॉसिबिलिटीज और हो सकती हैं, वो देखिए कैसे। यदि nx का मान कितना हो 3 2 ले लें, ny का 3 ले लें, nz का कितना ले लें 1 ले लें, तो उस कंडीशन में 2 3 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 14 E1 ही होगी, कितनी होगी 14 भी नहीं होगी, 2 दूनी 4 प्लस 9 13 13 1 14। अब यदि nx का मान 1 हो, ny का मान 2 हो, nz का मान 3 हो, उस कंडीशन में E1 2 3 का मान भी कितना आएगा
14E1 आएगा। तीसरा केस, यदि nx का मान 1 हो, nx का मान 1 हो, ny का मान 3 हो और nz का मान कितना हो, 2 हो, तो उस कंडीशन में E132 का मान कितना आएगा, 14E1 ही आएगा। कितना आएगा, 14E1 ही आएगा। 1 2 3 हो गया, 1 3 2 हो गया, 3 2 1 हो गया, 2 3 1 हो गया और 2 1 3। यदि nx का मान 2 हो, ny का मान 1 हो, nz का मान 3, 2 1 3, हाँ ठीक है। E213 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 14E1 ही आएगी। ठीक है, और कौन सा बाकी रह गया, कौन सा सेट रह गया, 3 2 1 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3। 3 2 1 का अपोजिट 1 2 3, ठीक है। 2 1 3 का अपोजिट 2 3 1 का 1 3 2, और इसका क्या हो जाएगा, एक जो बच गया वो हो गया 3 1 2। यदि nx की वैल्यू 3 हो, ny की वैल्यू 1 हो और nz की वैल्यू क्या हो, 2 हो। रिपीट तो नहीं है ना ये, 3 1 2 3 2 1 है, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 नहीं है, तो यहाँ पे जो e की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 3 1 2, कितना होगा, 14E1 होगा। इससे ज़्यादा और पॉसिबिलिटी नहीं है जिनके लिए ऊर्जा स्तर का मान कितना हो, 14E1 हो। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अपवर्तक कोटि कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी, 6 होगी। किस ऊर्जा स्तर के लिए, 14E1 ऊर्जा स्तर के लिए अपवर्तक कोटि कितनी होगी, अपवर्तक कोटि कितनी, 6 होगी। और वो कौन सी है हमारे पास, 3 2 1 सेट कौन सा 3 2 1 1 2 3 2 3 1 1 3 2 और 2 1 3 और 3 1 2। ये होंगे नंबर ऑफ सेट्स, कितने होंगे, 6 होंगे। ये क्या कहलाएगी, इस प्रकार हम अलग अलग ऊर्जा स्तर के लिए अपवर्तक कोटि और नंबर ऑफ सेट हम डिफाइन कर सकते हैं। ये था हमारा त्रिविम के लिए। किसके लिए था, त्रिविम के लिए, जो कण की गति का जो ऊर्जा का आइगन मान होता है, हमने अलग अलग ऊर्जा स्तर के हमने अपवर्तक कोटि बताई और सेट्स बता दिए। ठीक है, यहाँ पर जो है त्रिविम के अंतर्गत हमने आइगन फलन पढ़ लिया, ऊर्जा का आइगन मान निकाल लिया, उनके लिए अलग ऊर्जा निकाल ली। जो मूल स्तर पर जो ऊर्जा होती है त्रिविम के अंतर्गत, वो क्या कहलाती है, अपभ्रष्ट ऊर्जा कहलाती है, अपभ्रष्ट आइगन मान कहलाता है। अब जो हमारी जो स्थिति ऊर्जा से रिलेटेड हमने 2 समस्याएं ही थी, वो उनका सॉल्यूशन कर लिया। एक विमीय बॉक्स के अंतर्गत कण की गति पढ़ ली थी हमने। दूसरा हमने जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारा था त्रिविमीय बॉक्स में कण की गति, उसके लिए ऊर्जा का मान, आइगन फलन हमने निकाल लिया था। जो हमारे पास श्रोडिंगर समीकरण होती है उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया था। अब जो तीसरा जो है हमारा टॉपिक है वो है विभव सीढ़ी। क्या है, पोटेंशियल सीढ़ी, विभव सीढ़ी पढ़ेंगे हम। ठीक है, पोटेंशियल स्टेप। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पोटेंशियल स्टेप। हमारी जो 3D स्थिति ऊर्जा से रिलेटेड जो तीसरी समस्या थी वो क्या थी, विभव सीढ़ी या विभव रोधिका बोल सकते हैं, विभव प्राचीर बोलते हैं। अब विभव रोधिका होती क्या है, विभव रोधिका होती क्या है, विभव प्राचीर होता क्या है।
विभव CD। तीसरी जो समस्या हमारी है वो है विभव CD या विभव प्राचीर। पोटेंशियल स्टेप। अब ये होती क्या है? अब क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऐसा क्षेत्र जिसके एक तरफ तो क्या हो विभव का मान 0 हो, दूसरी तरफ क्या हो कोई नियत विभव हो। एक कोई क्षेत्र लिया हमने, ये मान लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में एक कोई x इक्वल 0 पर एक तरफ तो क्या हो विभव क्षेत्र का मान क्या हो 0 हो और दूसरी तरफ विभव क्षेत्र का मान क्या हो कुछ हो, Vx का मान क्या हो और इधर क्या हो Vx का मान कुछ मान लेते हैं कुछ नियत मान हो, तो वो जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा विभव CD कहलाएगी। एक तरफ तो क्या हो Vx का मान 0 हो, दूसरी तरफ क्या हो Vx कोई नियत विभव रोधिका हो, कुछ नियत मान हो, तो उसके लिए क्या कहलाएगा वो यहाँ पर x इक्वल 0 के लिए तो विभव का मान इतना 0 है, लेकिन x इक्वल 0 से बड़े के लिए यहाँ पे एक कोई नियत विभव होगा, तो ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा विभव CD कहलाएगा। अब विभव CD के लिए हमें कुछ गणनाएं करनी है, हमारे पास जो श्रोडिंगर अवकल समीकरण होती है वो हमें देखना है। अब एक चीज और, ये किसको डिनोट करता है स्थितिज ऊर्जा वक्र को डिनोट करता है, तो हम ये मान लेते हैं ये जो लाइन है वो किसको डिनोट कर रही है स्थितिज ऊर्जा को डिनोट कर रही है। V यहाँ से स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड है और V अक्ष यहाँ पे जो है हम सिर्फ एक विमीय में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जो विभव CD है वो सिर्फ एक विमीय के लिए पढ़ रहे हैं, तो एक विमीय क्षेत्र के अंतर्गत जब किसी एक और तो क्या हो विभव का मान 0 हो, दूसरी ओर क्या हो नियत हो, तो वो क्षेत्र कौन सा कहलाएगा विभव CD कहलाएगा। अब x इक्वल 0 से छोटे के लिए तो क्या है विभव का मान 0 है और उसके लिए दूसरी तरफ क्या है विभव का मान 0 नहीं है, तो ये भी चीज साथ में लिख लेना। यहाँ पर जो हम मानते हैं कि इधर क्या है इनफाइनाइट, ये तो है x से 0 से छोटे के लिए और ये है 0 से बड़े के लिए। ये मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट साई फर्स्ट, इधर मान लेते हैं हम साई सेकेंड, इधर क्या है कुछ विभव है हमारा, उधर क्या विभव नहीं है, और यहाँ पर इसका मान हम मान लेते हैं इनफाइनाइट, ये x को डिनोट कर रहा है, ये x इक्वल 0 से छोटे के लिए ये बड़े के लिए। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, वह एक विमीय क्षेत्र जहाँ पर एक साइड तो क्या हो विभव का मान क्या हो 0 हो और विभव रोधिका की दूसरी तरफ क्या हो उसका मान क्या हो नियत हो, वो क्षेत्र कौन सा कहलाएगा विभव क्षेत्र कहलाएगा। हम इस क्षेत्र को इस विभव क्षेत्र को क्या कहेंगे विभव CD कहेंगे, क्या कहेंगे विभव CD कहेंगे। ये थी डेफिनेशन कि विभव क्षेत्र होता क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे कि विभव क्षेत्र होता क्या है, उसके हिसाब से मैं आपको डायग्राम भी समझा दूंगा। तो लिखिए पोटेंशियल स्टेप। क्वांटम यांत्रिकी में परिभाषित वह स्थितिज, ये समस्या किससे रिलेटेड है सारे स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड है, तो वह स्थितिज ऊर्जा वक्र जिसमें सिर्फ किसके लिए पढ़ेंगे हम एक विमीय के लिए पढ़ लें सिर्फ x डायरेक्शन के लिए, जिसमें एक विमीय क्षेत्र के, मैंने क्या बताया एक और तो क्या हो विभव का मान 0 होता है, दूसरी ओर क्या होता है परिमित मान होता है, तो ऊर्जा वक्र जिसमें एक विमीय क्षेत्र के एक तरफ विभव का मान 0 हो तथा दूसरी ओर परिमित विभव रोधिका हो, तो
इस प्रकार के विभव क्षेत्र को, तो इस प्रकार के विभव क्षेत्र को विभव CD कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के क्षेत्र को विभव CD कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एक एग्जाम हम डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये स्थितिज ऊर्जा वक्र मान लिया हमने, 1v में है, ठीक है। ये अक्ष इक्वल 0 के इधर वाला, और यहाँ पर v अक्ष जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान 0, और ये v अक्ष का मान हम विभव क्या मान लेते हैं, v0 मान लेते हैं। कोई परिमित विभव रोधिका है v0, और ये जो लाइन है वो डिनोट कर रही है v अक्ष को, डिनोट कर रही है स्थितिज ऊर्जा को, डिनोट कर रही है। ये इनफाइनाइट, इधर क्या है, इनफाइनाइट की कंडीशन में यहाँ पर साई का मान क्या है, साई सेकंड मान लेते हैं, इधर मान लेंगे साई का मान साई फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है, इधर तो अक्ष से लेस देन के लिए, और ये क्या है, अक्ष से ग्रेटर देन के लिए। ये क्षेत्र कौन सा हमारा, सेकंड क्षेत्र मान लेते हैं, जिसमें क्या है, नियत विभव रोधिका उपस्थित है। तो जो इस इधर क्या है, Vx का मान क्या है, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है, 0 है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, विभव CD कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभव CD कहलाएगा। अब इस वक्र से हमें कुछ दो चीजें हमें स्पष्ट हो रही हैं। एक तो कि अक्ष के इस तरफ और एक दूसरी तरफ, जब अक्ष 0 का मान छोटा है तो उस कंडीशन में Vx का मान कितना 0 है। जब अक्ष का मान 0 से बड़ा है उस कंडीशन में उसका एक परिमित मान लिया गया, वो कितना V0 है। तो इस वक्र से हम दो चीजें लिख सकते हैं, उपरोक्त स्थितिज, दो चीजें तो हमें क्लियर हो रही हैं। वो क्या है कि यदि क्या हो कि अक्ष का मान क्या हो, 0 से छोटा हो प्रथम क्षेत्र के लिए, ये हम मान लेते हैं कि फर्स्ट है, ये सेकंड क्षेत्र है। तो प्रथम क्षेत्र के लिए अक्ष का मान क्या है, 0 से छोटा है। कितना, अक्ष का मान कितना, 0 से छोटा है, और जो v अक्ष का मान कितना है वो 0 है, और साई वहां पे क्या है, साई फर्स्ट है। दूसरा क्षेत्र क्या है, दूसरे क्षेत्र के लिए क्या होगा, अक्ष का मान 0 से बड़ा, इधर 0 से बड़ा, वहां पर v अक्ष का मान जो परिमित स्थितिज ऊर्जा का मान है वो हमने परिमित लिया, v0 लिया है, और उसके लिए साई क्या है, साई सेकंड है। ये दो कंडीशन है विभव स्टेप की। हम इसके लिए क्या करेंगे, जो श्रोडिंगर अवकल समीकरण है हम वो लेंगे। यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा वक्र है वो समय पे डिपेंडेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, जो हमारी समय आश्रित समीकरण है उसका हम यूज करेंगे। उसका अध्ययन है हम विभव CD का, जो आगे का अध्ययन है हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।